जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या, मेटल और नॉन मेटल। मेटल के बारे में मैंने आपको अच्छा सा एक्सप्लेन कर दिया है और उसका वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिया है। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने मेटल के बारे में बताया था और ये जो पार्ट 2 है इसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल के बारे में। ओके, देखिए दोस्तों, नॉन मेटल क्या होता है। मेटल के बारे में हमने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट, इसका उल्टा मेटल का हो जाता है नॉन मेटल। मतलब जो एलिमेंट या फिर ऐसे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, मतलब नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। ओके, चलिए देखिए नॉन मेटल क्या होते हैं। दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ओके, ऐसे एलिमेंट्स जो कि फॉर्मेशन करते हैं किसका, नेगेटिव आयन का। कैसे, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं, मतलब ऋणायन बनाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। ओके, एग्जाम्पल में जैसे सल्फर हो गया, आयोडीन, क्लोरीन और भी आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके, ये सल्फर, आयोडीन और ये क्लोरीन, ये आपके ऐसे एलिमेंट है जो कि क्या करते हैं, अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये ऋणायन बना लेते हैं और ऋणायन बनते ही क्या हो जाते हैं, ये नॉन मेटल की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल्स के, अधातुओं के कुछ भौतिक गुण हैं, उनको हम लोग चलिए पढ़ते हैं। मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, जो प्रोसेस या फिर जो प्रॉपर्टीज हमने मेटल के बारे में पढ़ा था, सेम वही प्रॉपर्टी हम नॉन मेटल के भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी मेटल में होती है लगभग 98 या 99% प्रॉपर्टी नॉन मेटल में वो नहीं पाई जाती है। जैसे पहला प्रॉपर्टी है मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। हमने आपको बताया था मेटल के अंदर मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी भर भर के एकदम समझ लीजिए ठूस ठूस के भरा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी पाई जाती है। मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है। डक्टिलिटी को हम लोग बोलते हैं तन्यता। तन्यता मतलब तानना, किसी चीज़ को खींचना। आप मेटल्स को अगर खींचेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, आप उसका एक पतला तार बना सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी मेटल को अगर एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। और अगर उसी किसी मेटल को आप पीट करके एक सीड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, एक चादर की तरह बना दे रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या फिर इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। मतलब अगर किसी मेटल के ऊपर आप आघात करेंगे, मतलब उसको चोटिल करेंगे, उसको पीटेंगे, तो वर्धनीयता मतलब वो अपना आकार क्या करेगा, परिवर्तित कर लेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। और ये प्रॉपर्टी मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी जो है ये मेटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन जो हमारे नॉन मेटल होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी ना के बराबर पाई जाती है। देखिए, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स के पास ना तो डक्टिलिटी होती है और ना ही मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। ओके, अब आता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस आप समझ सकते हैं, जैसे शीशा वगैरह हो गया, गिरते ही क्या होता है, टूट के अलग हो जाता है। ठीक है, सल्फर के आप कुछ पार्टिकल्स ले लेंगे, सल्फर अगर आप हथौड़े से मारेंगे तो वो आपका पीसेज में टूट जाएगा, छोटे छोटे पीसेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टूट जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। ओके, ब्रिटलनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, भंगुरता बोलते हैं। ठीक है, भंगुर होना मतलब किसी चीज़ को अगर आप चोटिल कर रहे हैं तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसको बोलते हैं भंगुरता, ब्रिटलनेस। और ये प्रॉपर्टी मेटल के अंदर नहीं पाई जाती है। आप किसी लोहे के रॉड को पटकिए, देखिए वो टूट के अलग होता है, नहीं होता है ना। तो ये प्रॉपर्टी केवल नॉन मेटल में पाई जाती है, मेटल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, देखिए ब्रिटलनेस क्या होता है, नॉन मेटल्स और ब्रिटल इन नेचर। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका नेचर होता है ब्रिटलनेस का। ठीक है, अगर वो नॉन मेटल है तो उसके अंदर ब्रिटलनेस का गुण पाया ही पाया जाएगा, मेटल के अंदर ये नहीं पाया जाता है। जैसे आप सल्फर को देख लीजिए, सल्फर को अगर आप ब्रेक करेंगे, उसको तोड़ेंगे तो वो पीसेज में ब्रेक होकर के अलग हो जाएगा, छोटे छोटे
टुकड़ों में वो अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस या भंगुरता, जिसको बोलते हैं हिंदी में। लस्टर, लस्टर जो मेटल के अंदर चमक होती है, या फिर आप लस्टर का अर्थ समझ सकते हैं चमक से, शाइनिंग से। तो मेटल के अंदर तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मैंने आपको बताया था लस्टर या जो चमक होता है, जो मेटल्स के अंदर जो चमक दिखती है, जो शाइनिंग दिखती है उनके सरफेस के ऊपर, वो इस लस्टर प्रॉपर्टी की वजह से ही पाया जाता है। बट लेकिन किंतु परंतु होता क्या है, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। ओके, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर ये लस्टर प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती हैं। क्यों? इसका अपना एक नेचर होता है। ये इसका लस्टर जो है, इसका नेचर होता है शाइनिंग करने का, जो कि नॉन मेटल्स के अंदर नहीं पाया जाता है। ओके, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर प्रॉपर्टी। ओके, जो सरफेस के ऊपर शाइनिंग दिखती है ना, वो नहीं पाई जाती इसके ऊपर। ठीक है, जो सरफेस के ऊपर शाइनिंग होती है, ये नहीं पाई जाती उसके अंदर। ठीक है, लस्टर प्रॉपर्टी मेटल के अंदर पाई जाती है, ना कि नॉन मेटल के अंदर। ओके, अब आता है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। हीट एंड, आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक का कंडक्शन कराना, मतलब हीट और विद्युत का, मतलब ऊष्मा और विद्युत का परिवहन कराना नॉन मेटल्स के अंदर। ये प्रॉपर्टी मेटल के अंदर बहुत पाई जाती है, बट जो हमारे नॉन मेटल्स हैं इनके अंदर प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। ओके, नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक। ओके, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं उनके अंदर ये बहुत ही बैड प्रॉपर्टी पाई जाती है हीट एंड इलेक्ट्रिक को लेकर के। मतलब इनके अंदर आप ऊष्मा ना तो प्रवाहित कर सकते हैं अच्छे से, और ना ही करंट। सपोज दैट ये प्लास्टिक है, अगर आप किसी इलेक्ट्रिक को, मतलब एक वायर आप ऐसा लाइए जिसमें इलेक्ट्रिक हो, करंट हो, आप यहाँ पे टच कराइए और मैं यहाँ पर पकड़ा रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये नॉन मेटल है, प्लास्टिक है ये। और अभी अगर हम यहाँ इसी चीज़ को, अगर लोहे का होता है, अगर आप करंट कराओ, इसमें विद्युत लगाओ, एक झटके में हम क्या हो जाएंगे, ज़मीन चाटने लगेंगे। तो ये प्रॉपर्टी जो होता है ये नॉन मेटल में बहुत कम पाया जाता है। इसलिए जो भी हमारे वायर वगैरह होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की इंसुलेटिंग की जाती है, जिससे कि हमको करंट ना लगे। ठीक है, जो भी बिजली के वायर होते हैं उनके ऊपर एक इंसुलेटिंग वायर का लेपन किया जाता है, एक कोटिंग की जाती है, जिससे कि बिजली ना लगे। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आप सुने होंगे, ग्रेफाइट भी क्या है, एक नॉन मेटल है, बट इसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, ग्रेफाइट ये भी आपका क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है, लेकिन इसके अंदर ये हीट एंड इलेक्ट्रिक का, खास तौर से इलेक्ट्रिक का जो प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन, देखिए एक्सेप्शन हर जगह मिलेगा आपको। पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ोगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्शन मिलता है कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसके अंदर ये नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इस तरह से एक्सेप्शन आपको लगभग हर जगह देखने को मिलेगा। उसी में ये हमारे नॉन मेटल्स में एक आपका ग्रेफाइट हो गया, जो कि आपका हीट एंड इलेक्ट्रिक का कंडक्शन करवाता है, प्रवाहित करवाता है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि मेटल के अंदर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई अमाउंट में होता है। ठीक है, मेटल और ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मेटल का, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, लेकिन ये जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं इनके अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत लो पाई जाती है। ओके, मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत कम पाई जाती है, लो अमाउंट में पाई जाती है। ओके, आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु के बीच क्या होता है, जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है। ओके, देखिए हमने आपको बताया कि जो मेटल होता है उसके ऊपर कौन सा आयन बनता है, धन आयन बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऊपर कौन सा आयन बनता है, नेगेटिव आयन, मतलब ऋण आयन बनता है। तो जब ये प्लस और ये जो माइनस है, ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है। पहली बात, ये प्लस और माइनस जब होता है, चलिए मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, सपोज दैट अगर यहाँ पर मैं सोडियम ले लूँ, सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। दिखा देता हूँ मैं कैसे होता है। देखिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। इसका होगा, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ऐसे होगा 281। तो हमने आपको बताया कि कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। अपने बाहरी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 2 चाहेगा या तो 8 चाहेगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको
7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए, तो ये करेगा क्या, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इसलिए इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आता है सोडियम के ऊपर। और अगर हम बात करें क्लोरीन का होता है 287, एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाता है क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ये हो गया क्लोरीन, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया। तो जब इनके बीच बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, या फिर इनके बीच जब रिएक्शन होता है ना, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो किसको देगा भाई, किसी को देगा, तभी तो इसको प्लस चार्ज आया है। तो ये जो दे रहा है ये क्लोरीन ले लेगा, क्योंकि इसको क्लोरीन को ही 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा। तो आप कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक जितना दे रहा है और कोई उतना ही ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करना, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन को त्यागना और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाना, ये जब बॉन्ड्स आपस में बनते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। ओके, आयोनिक बॉन्ड, इसको हम लोग संयोजी बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। ओके, जितने इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है, अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन वहां पे ग्रहण किया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे आयनिक बॉन्ड बन रहा है। और आयनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ओके, आइए हम लोग उसको स्टडी करते हैं। देखिए, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनका फिजिकल नेचर कैसा होता है। देखिए, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ना, इनका जो भौतिक गुण होता है वो थोड़ा सा आपका होता है ब्रिटल टाइप का, मतलब इसके अंदर ब्रिटलनेस का गुण पाया जाता है, भंगुरता गुण पाया जाता है, ठीक है। क्रिस्टल सॉलिड, मतलब ये सॉलिड तो होंगे लेकिन थोड़ा सा क्रिस्टल फॉर्म में होंगे, मतलब अगर आप इनको पीटेंगे तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर अलग हो जाएंगे, ठीक है। ब्रिटल इन नेचर, इनका जो प्रकृति होता है वो ब्रिटलनेस का गुण उसमें रखते हैं, ठीक है। जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, पहली बात तो ये क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में होंगे और उनके अंदर ब्रिटलनेस का गुण पाया जाएगा, भंगुरता का गुण पाया जाएगा, ठीक है। अब आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि मेटल में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, सेम ऐसे ही जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनके अंदर भी काफ़ी हाई अमाउंट में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मतलब समझ रहे हैं, किसी के अंदर घुल जाना, ठीक है। जैसे चीनी है, पानी में डालते हैं तो घुल जाता है, पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है, उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। देखिए, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर, मतलब जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, जैसे ये NaCl है, कहाँ गया, ये रहा NaCl, Na और Cl आपस में मिल रहे हैं तो NaCl बन रहा है। तो इनके थ्रू जो आयनिक बॉन्ड बना, ये जो साल्ट है NaCl साल्ट ही तो होता है। अगर हम पानी में नमक डालते हैं तो नमक पूरी तरह से घुल जाता है ना, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे NaCl है ये क्या है, आयनिक बॉन्ड बना करके बनते हैं और आयनिक बॉन्ड पानी में विलय होते हैं या फिर पानी में घुल जाते हैं। सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाएंगे बट नॉट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब अगर आप उसमें कुछ और भी चीज़ें मिला देते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें, तो अगर आप उसमें इस साल्ट को घोलेंगे तो अच्छे से नहीं घुलेगा या नहीं घुलेगा, ठीक है। जैसे सपोज करिए नमक घुल गया है पानी में, अच्छी तरह से घुल गया, और कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, मतलब नमक का जो कंसंट्रेशन है उस पानी में बहुत ज़्यादा है, तो क्या अगर आप और नमक डालेंगे तो अच्छे से घुलेगा या फिर घुलेगा, नहीं घुलेगा, उसी में रहेगा, ठीक है। जैसे अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आपको अगर कोई खाना देगा तो आपको खाने का मन करेगा, नहीं खाएंगे, आपके सामने बस वैसे खाना रखा रह जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन आप नहीं खाएंगे। तो उसी तरह से जब कंसंट्रेशन पानी में ऑलरेडी नमक की ज़्यादा हो चुकी है तो आप नमक डालेंगे तो वो घुलेगा ही नहीं, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए जो आयनिक बॉन्ड होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसा होता है, फ्लो इन मोल्टेन फॉर्म। अगर आयनिक बॉन्ड अगर मोल्टेन फॉर्म में है, मतलब अगर इनको घोल दिया गया किसी चीज़ में, तो अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देंगे, बट अगर ये सॉलिड फॉर्म में है ना तो आप इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा सकते। फ्लो इन मोल्टेन फॉर्म बट नॉट कंडक्ट इन सॉलिड। ओके, सॉलिड फॉर्म में ये आपके क्या होंगे, कभी भी इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा सकते आप, ठीक है। मोल्टेन फॉर्म में आप करवा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, बट आप सॉलिड फॉर्म में कभी भी नहीं करवा सकते इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, ठीक है। ओर्स, ओर्स क्या होते हैं, ओर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अयस्क,
ओके, अयस्क होते क्या हैं, ठीक है, किसी चीज़ से किसी चीज़ का बनना, जिस चीज़ से वो चीज़ बन रही है उसी को बोलते हैं अयस्क, ठीक है। जैसे आटे से क्या बन रहा है, रोटी, ठीक है, तो आप आटे को क्या बोल सकते हैं, अयस्क बोल सकते हैं, ठीक है। आटा क्या है, गेहूं ही तो है। जैसे आपका सिनेबार, मरकरी जानते होंगे आप, ठीक है, सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है, HGS, ठीक है। HGS, आप अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो सिनेबार है ये किसका अयस्क है, या फिर सिनेबार से क्या बनाया जाता है, या फिर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो मरकरी, जो हम लोग मरकरी जानते हैं, मरकरी कहाँ से बनता है, उसका पिता कौन है या माता कौन है, तो सिनेबार है। मतलब जो मरकरी हम लोग देख रहे हैं अपने डेली लाइफ में, वो मरकरी इसी से बनता है, सिनेबार से। इसी और से क्या होता है, हमारा आपका मरकरी बनता है। जैसे कि देखिए बॉक्साइट है, बॉक्साइट का नाम आप लोग सुने होंगे। बॉक्साइट होता क्या है, बॉक्साइट भी एक और है, लेकिन किसका, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम की चीज़ें जो हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में, वो एल्यूमिनियम हमारा क्या होता है, बॉक्साइट से ही मिलता है, ठीक है। एल्यूमिनियम की जो भी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में देखने को मिल रही हैं, वो एल्यूमिनियम हमारा किससे मिलता है, बॉक्साइट से। मतलब बॉक्साइट जो अयस्क होता है, उसी अयस्क से हमारा एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन होता है, एल्यूमिनियम बनाया जाता है या फिर एल्यूमिनियम निकाला जाता है, ओके। जैसे देखिए अगर हम एक्सट्रैक्शन की बात करें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब ये जो ओर्स हैं उनसे ये मेटल्स निकाले कैसे जाते हैं, जैसे मरकरी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब मेटल ही तो हैं। ये निकाले कैसे जाते हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। भर्जन, रोस्टिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, रोस्टिंग, इसको कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भर्जन। इस प्रोसेस से हम लोग करते क्या है, देखिए, इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ सल्फाइड ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेनली होता है क्या है ना, जो रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग किसका किया जाता है, सल्फाइड ओर्स का, सल्फाइड अयस्क लोगों का, ठीक है। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं ना, उनको हीट करते हैं, कितने पर, उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, उससे कम टेम्परेचर पर, ठीक है। जब सल्फाइड अयस्क को आप उसके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर हीट करते हैं, और प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंटी में, ठीक है, प्रेजेंट ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंटी में अगर आप किसी सल्फाइड अयस्क को उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर हीट करते हैं, देन कन्वर्ट मेटल ऑक्साइड, तो वो क्या बनाते हैं, मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे। अरे जी मेटल है और उसके साथ एयर इन्वॉल्व है, तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, तो मेटल का ऑक्साइड ही तो बनेगा, ठीक है। तो होता क्या है, मेटल का ऑक्साइड बनता है रोस्टिंग प्रोसेस से। मतलब या जो मेटल को निकालने की जो प्रोसेस होती है, उसमें पहला जो प्रोसेस होता है उसमें होता है रोस्टिंग, ओके। रोस्टिंग से हम लोग करते क्या है, जो सल्फाइड अयस्क हम लोग लिए हैं, जिससे कोई भी मेटल निकालेंगे हम लोग, उसको करते क्या है, उस सल्फाइड अयस्क को, उस सल्फाइड अयस्क का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर है, उससे कम टेम्परेचर पर उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे, ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ एयर, जब गर्म करेंगे तो किसकी प्रेजेंटी में गर्म करेंगे, एयर की प्रेजेंटी में, तो रिएक्शन करके वो क्या बना लेंगे, जो मेटल है या फिर जो ओर है, सल्फाइड ओर है, उसका ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। सल्फाइड जो ओर है, उस सल्फाइड ओर का मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों, ये हमारा है जिंक सल्फाइड, ओके। ये क्या है, एक सल्फाइड ओर है एयर की प्रेजेंटी में, ओके। ये हमारा सल्फाइड ओर है और ये एयर की प्रेजेंटी में करता है क्या है, ये सल्फाइड का क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है, या फिर बोल सकते हैं मेटल का ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड, ओके। और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ओके। तो ये हमारा जिंक सल्फाइड क्या है, सल्फाइड ओर है, ऑक्सीजन की प्रेजेंटी में ये क्या बनाता है, उसी मेटल का ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। आइए दोस्तों देखिए रोस्टिंग, उसके बाद हमारा आता है कैल्सिनेशन, ओके। रोस्टिंग या फिर भर्जन, उसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब उसके बाद आता है दूसरा नंबर पर कैल्सिनेशन, जिसको क्या बोलते हैं, सांद्रण, ओके। देखिए मेटल को निकालना, उसके ओर में से निकालने का मेनली 3 स्टेप होता है। उसमें पहला स्टेप हम लोगों ने क्या पढ़ा, रोस्टिंग, ओके। अब दूसरा स्टेप है कैल्सिनेशन, ओके। अब थर्ड वाला आएगा जिसमें हमको उस ओर से मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा नंबर का है कैल्सिनेशन, उसको स्टार्ट करते हैं, ओके। देखिए इट इज अ प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो कार्बोनेट ओर हमको मिला है ना, उस कार्बोनेटेड ओर को हीट करेंगे
कितने पर हीट करेंगे? बिलो इट्स बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। उस कार्बोनेट ओर का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, उससे कम टेम्परेचर पर क्या करेंगे? उसको हीट करेंगे। इन द अब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग हम लोग प्रेजेंट ऑफ एयर में करते हैं, बट कैल्सिनेशन या फिर जो सांद्रण है उसको अब्सेंस ऑफ एयर में करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें एयर इन्वॉल्व नहीं होगा। ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग? उसको हीट कर देंगे। जैसे देखिए ये क्या है? एक हमारा कार्बोनेट ओर है जिसका नाम क्या है? जिंक कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? जिंक कार्बोनेट। ओके, तो ये जो जिंक कार्बोनेट है, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, जब इसको गर्म करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है? जिंक ऑक्साइड में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, जिंक कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? उस मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा और साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। इट इज ए प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रक्रिया में क्या होता है? जिसमें एक कार्बोनेट ओर को क्या करते हैं? गर्म करते हैं उसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, और वायु की अनुपस्थिति में, मतलब एयर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जब ये हम लोग गर्म करेंगे उस मेटल ओर को तो मिलेगा क्या? सॉरी, उस कार्बोनेट ओर को, तो हमको क्या मिलेगा? उस मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा हमको? उस मेटल का ऑक्साइड। देखिए, जिंक कार्बोनेट हमने इसको गर्म किया, जिंक ऑक्साइड मिल गया और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमारा थर्ड स्टेप आता है जिसमें हमको मेटल का फॉर्मेशन हो जाएगा, मेटल मिल जाएगा हम लोगों को। वो आता है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। ये इसको क्या करेंगे हम लोग? रिडक्शन करवाएंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, आप लोग अच्छे से उसको समझ जाएंगे। जिन लोगों ने अगर नहीं देखा उस वीडियो को तो देख लीजिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने बहुत अच्छे से समझाया उसमें। अब आता है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। देखिए, इट इज ए प्रोसेस इन विच मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू अ मेटल। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रक्रिया में क्या होता है? जिसमें मेटल ऑक्साइड ये जो है ना, ये कन्वर्ज हो जाता है किसमें? मेटल में। मतलब हमको मेटल मिल जाता है। देखिए, जैसे ये जिंक ऑक्साइड जो कि यहाँ पर हमको मिला है, इसको हम लोग क्या कर देंगे? एक सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम लोग इस प्रक्रिया को करवाते हैं। ठीक है, ये जो रिडक्शन हो रहा है ऑक्साइड आपका जो मिला है ऑक्साइड, उस ऑक्साइड का जब हम लोग रिडक्शन करवाते हैं तो उसके लिए एक सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या लिया गया है? कोक लिया गया है। कोक क्या होता है? कार्बन का एक इलेक्ट्रॉप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोक। जिंक ऑक्साइड का एक कार्बन जो कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है ना, हम लोग उसका जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमको जिंक मतलब जो मेटल है वो हमको मिल जाता है, और साथ ही साथ क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का रिड्यूसिंग एजेंट जो कि कार्बन है, इसके साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हमको जिंक मिल जाता है। मतलब हमको यहाँ पर देखिए मेटल यहाँ पर हमको मिल चुका है। ये क्या है हमारा? ये हमारा मेटल है। ओके, और ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि रेलवे ट्रैक वगैरह जहाँ पे कभी क्रैक हो जाता है, फिर उनको जब ज्वाइंट करते हैं तो वहाँ पर कौन सी वेल्डिंग की जाती है? एग्जाम में आते हैं तो वहाँ पे थर्मिट वेल्डिंग की जाती है। थर्मिट वेल्डिंग होता क्या है? देखिए, जो हमारा आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो है उसका एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा करके एक आयरन बनाया जाता है। उसी का हम लोग क्या करते हैं? रेलवे ट्रैक को ज्वाइंट करने में यूज करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ आयरन के ऑक्साइड का रिएक्शन करा करके वहाँ से जो आयरन हमको मिलता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं? ट्रैक वगैरह को, जो रेलवे का ट्रैक होता है उसको जोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमको यहाँ पर मेटल मिल चुका है, ये एकदम प्योर फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, इसमें कुछ इम्प्योरिटी होती है। उसको हम लोग सही कैसे करते हैं? रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल का रिफाइनिंग करके। ठीक है, इम्प्योर मेटल जो हमारा है, जो यहाँ से मिला है, अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्योर मेटल। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवाते हैं जिसमें क्या होता है? एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर अगर दिखाऊँ बना करके, कुछ इस तरह से होता है ये बॉक्स टाइप का। ठीक है, इसमें दो ऐसे होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। ठीक है, इसके माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं, और प्लस को क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। तो जो हमारा एनोड है ये प्लस वाला, इस पर जो इम्प्योर मेटल है उसको रखेंगे, और ये माइनस वाला इसमें जो प्योर मेटल है उसको रखेंगे। ठीक है, और एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, कोई भी मेटल का साल्ट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, एक लिक्विड फॉर्म में होगा जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे। ठीक है, तो जब इस पूरे सिस्टम में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो होता क्या है? जो ये जो इम्प्योर मेटल है, ये इम्प्योर मेटल घुल करके उस मेटल सॉल्ट में कहाँ पर चला जाता है? प्योर मेटल के पास, और वहाँ पर प्योर मेटल हमको मिल जाता है किस पर? कैथोड पर। ठीक है,
जब इस पूरे प्रोसेस में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो ये जो इम्प्योर मेटल है ये पूरी तरह से घुल करके किस में चला जाता है, कैथोड के पास। और कैथोड पे क्या होता है, हमारा प्योर मेटल होता है। ठीक है, हमको कैथोड पर हमको प्योर मेटल मिल जाता है। अब आता है, देखिए तो मैंने बता दिया, अ सोल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसमें एक लिक्विड भरा होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऐसे बना दें, ये जो लिक्विड है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये किसी मेटल का साल्ट वगैरह है। अब आता है करोजन। करोजन क्या होता है, करोजन मैंने आप लोग को बताया था कि ये किसी भी आयरन का या फिर किसी भी मेटल को डिस्ट्रॉय करने वाला एक क्या है, इफेक्ट है। मतलब इससे होता क्या है, आयरन वगैरह या फिर मेटल की चीज़ें क्या होती हैं, खराब होने लगती है धीरे धीरे। कैसे खराब होती हैं, एयर और नमी की वजह से। बाहर अगर कोई चीज़ें हमारी लोहे की चीज़ें रखी हैं तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, आपका उसका जो कलर है वो चेंज होने लगता है, और साथ ही साथ उसकी जो स्ट्रेंथनेस है ना वो भी कम होने लगती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करोजन कहते हैं। ठीक है, या फिर रस्टिंग भी बोलते हैं। लोहे में जो लगता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको सही कैसे करेंगे, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, इसको रोकेंगे कैसे। गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डिफरेंट क्या है, पेंटिंग कर देना, ग्रीस लगा देना। ठीक है, ये सब प्रोसेस क्या है हमारा करोजन को रोकने का। ठीक है, जैसे अगर आप दीवार पर है जो लोहा वगैरह लगा होता है, खिड़की वगैरह, उसमें अगर आप पेंट कर देते हैं तो वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है, नमी के कांटेक्ट में नहीं आता है, और वो उसमें करोजन नहीं लगता है। ठीक है, जिसको जंग बोलते हैं, जंग लगना, वो जंग नहीं लगता उसमें। ठीक है, देखिए गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन किसी भी लोहे की चीज़ों को करोजन से रोकने के लिए, या फिर उसमें करोजन ना लगे, जंग ना लगे, उसको रोकने का एक प्रक्रिया होता है, जिसमें करते क्या है, उस मेटल के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, जिससे कि वो जो मेटल है वो उसमें जंग ना लगे। ठीक है, अब उसी तरह आता है एनोडाइजिंग। ठीक है, जो एनोडाइजिंग होता है, एनोडाइजिंग में क्या होता है, उसी मेटल के ऊपर अगर हम लोग एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का परत चढ़ा देना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, विद्युत लेपन जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की एक परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि संक्षारण की प्रक्रिया ना हो, जंग ना लगे, करोजन ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एनोडाइजिंग में क्या होता है, किसी मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम की परत चढ़ा देना, क्या कहलाता है, एनोडाइजिंग। ठीक है, अब आता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या आता है, मेटल के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देना, जिससे कि उसके ऊपर करोजन का कोई प्रभाव ना पड़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, एलॉइंग ऑफ आयरन। एलॉइंग ऑफ आयरन, हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो करोजन लगता है वो आयरन की चीज़ों में लगता है। ठीक है, इसलिए आयरन देखिए जो होता है ना, स्टार्टिंग में अगर वो प्योर सिचुएशन में अगर है अपने, तो वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। ठीक है, वो मतलब हार्ड नहीं होता है। तो उस आयरन को हार्ड बनाने के लिए, ठीक है, जो कि काफ़ी मुलायम है, सॉफ्ट है, उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें हम लोग कार्बन का यूज करते हैं, कार्बन को मिला देते हैं। कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, 0.05%। 0.05% कार्बन को अगर हम आयरन में मिला देते हैं तो जो हमारा आयरन है वो काफ़ी हार्ड बन जाता है। ठीक है, और उसमें काफ़ी मजबूती आ जाती है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाले हैं एमसीक्यू में, कि आयरन को मजबूत बनाने के लिए, उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो कार्बन मिलाते हैं। या फिर पूछ सकता है कि आयरन को हार्ड बनाने में जो कार्बन यूज किया जाता है उसका परसेंटेज कितना होता है, तो 0.05% होता है। ठीक है, अब आता है स्टेनलेस स्टील। इसमें बस आपको याद रखना कि स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है। देखिए, जब आयरन में हम लोग निकिल और क्रोमियम मिला देते हैं, ठीक है, इस आयरन के साथ ये निकिल और क्रोमियम हम जो मिला देते हैं, तो उससे जो हमको आपको आयरन पर मिलता है या फिर जो चीज़ मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, या फिर हम लोग अपने घरेलू लैंग्वेज में केवल स्टील भी बोलते हैं। ठीक है, जो स्टील होता है वो मेनली यही आयरन, निकिल और क्रोमियम का ही क्या होता है, बना होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।